आपने कहा आवाज आ रही है, स्लाइड्स भी नजर आ रही हैं आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑलराइट। वी स्टार्ट विद आवर deep learnings lecture number 21. uh, we have covered our contents of IoT, and we have even taken more some labs of DL into IoT, and we are in a good shape there. And आपकी अब जो last two labs हैं before the mid, वो आज और कल में IoT पर हो जाएंगी। अब हम फोकस करेंगे कि हम अपनी लैब्स, क्योंकि अभी तक हम DL के लिए प्रिपेयर कर रहे थे बाय लर्निंग पाइथन एंड द बैकग्राउंड मैथमेटिक्स, so that we can do justice to our DL labs. And now we are in that shape that we can start our DL lab. तो हम आज और कल का लेक्चर and maybe a bigger chunk of our lectures next week may use for the DL, and also the labs after these two labs will be IoT labs, and the next week the labs will be DL labs. जो आप यहाँ सीखोगे, आज हम आपको लैब के एंगल से कंटेंट्स को बताएंगे, अप्लाई करने के एंगल से और बिल्ड करने के एंगल से, तो वो फिर आप अपनी अगली लैब में उसकी एवेल्युएशन और डेमो होगी और हम आपको उसका असाइन कर देंगे प्रोजेक्ट फॉर द DL। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर एक थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी आपसे। जी जी। सर एक्चुअली अभी हमारे पेपर्स हो रहे हैं और हम लोगों ने पीछे से सारी तैयारी करनी है, तो अगर काइंडली जब तक पेपर नहीं होता इसका अगर आप हमारी लैब्स वगैरह पेंडिंग कर दें तो, क्योंकि पीछे से हमारी ज़रा भी रिवीजन नहीं है, हम लोग लैब्स करें या पेपर की तैयारी करें। अच्छा, और कुछ बच्चे तो ऐसे ऑलरेडी हैं जिनके मतलब इनके अलावा पेपर होते हैं, तो सर जी, हमारे पेपर जो हमने रखे थे वो दो हिस्सों में रखे थे। अपने इन दोनों कोर्सेज के पेपर्स हमने पेंड किए थे आफ्टर 2 वीक्स। तो आपके इन दोनों के पेपर जो मिड टर्म के हैं वो अब आपके अभी पेपर ये इस हफ्ते हो रहे हैं, और अब इसके नेक्स्ट वीक एक वीक आपको मिलेगा, और फिर उससे नेक्स्ट वीक जो स्टार्टिंग फ्रॉम 4 जनवरी जो वीक है उसके थर्सडे फ्राइडे का आपका IoT और DL का पेपर है। सो देर इज a 2 weeks gap for our these papers for this. We provided you all the papers were supposed to be this week, but we provided you this additional time so that जो time हमने plan all right, okay, we got disconnected. अच्छा, मुख्तसर ये है कि आज हमारे जो पेपर के दोनों दिन थे इस पेपर्स के IoT और DL, ये उन डेज पर हम ये क्लास ले रहे हैं, और आपके इस टाइम में और इन डेज पर कोई पेपर नहीं है। सो दिस क्लास एंड लैब इज हैपनिंग on those days when there is only this class and it is the exam day for this class which we are using for this purpose. Okay, and your exams are on the days other than this. Okay, all right, chale. Okay, अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि आप we continue with our lecture 21 of deep learning, and today's our topic. These topics are directly preparing you for the labs, which, let's say, for this lab it will be new stuff, and this lab will be next week when there will be no papers, right? Your other labs,
जो आज और कल होंगी वो पुराने आपके स्टफ के बारे में है और वो आपको पहले असाइन थी और आप वो कर चुके हो और उनकी टेस्टिंग और एवेल्युएशन होगी आईओटी की लैब्स की आज और कल। ये नया स्टफ जो आप सीखोगे फॉर द लैब्स ऑफ डीएल, इनकी लैब्स नेक्स्ट वीक होंगी जब आपके कोई पेपर्स नहीं हो रहे होंगे। ओके, और अच्छा जी, तो इसके अंदर जो आपके डीएल के ये आपको सिखाने के लिए प्रैक्टिकल साइट के लिए हम पहली एग्जाम्पल जो ले रहे हैं वो KNN, के नियरेस्ट नेबर्स बेस्ड इमेज क्लासीफायर। तो आप पहले उसके लिए एक इमेज क्लासीफायर बनाएंगे मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में, और ये एक सिंपल जैसे हेलो वर्ल्ड टाइप चीज़ होती है, ये सिंपल इमेज क्लासीफायर है। इसका एम मेन इस वक्त ये है कि आपको एक पूरा प्रोसेस जो है वो सिखा दिया जाए बाय टेकिंग ए वेरी सिंपल एल्गोरिदम KNN। हम आपको एक्चुअली इस स्टेज पर ये सिखाना चाह रहे हैं कि जो पूरा प्रोसेस में तमाम कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो क्या हैं, और उनके टूल्स को आप तैयार कर लोगे। दैट इज योर फर्स्ट दिस लैब थिंग, यू पुट थिंग्स टुगेदर टू एक्सपेरिमेंट विद देम फॉर रनिंग ए वेरी सिंपल algorithm and understanding it in the context of machine learning. ओके, अच्छा, इसको ये जो कि NN क्लासीफायर है, बेसिकली इसमें हम इमेजेस लेंगे, एनिमल्स के इमेजेस, एक एनिमल्स के इमेजेस की डेटाबेस जिसमें इस स्टेज पर 3 सिंपल database of 3 of 3 animal images जिसमें डॉग, कैट और पैंडा के बारे में पिक्चर्स होंगे। अच्छा, इन इमेजेस में से आपने बाय रनिंग योर मशीन लर्निंग क्लासिफायर you will give a reference image to the system and it should be able to find which image it belongs to. आपका रेफरेंस इमेज जो है, जो आपने दिया है, वो डेटाबेस जिससे वो सिस्टम ने लर्न किया है, उस डेटाबेस में वो फाइंड आउट करेगा कि विच गिवन इमेज इज ऑफ विच क्लास। देयर आर 3 क्लासेस। जब हम ये कहते हैं 3 ऑप्शंस हैं आपकी डेटाबेस में, 3 तरह के लेबल्स हैं, उन्हें लेबल्स कहते हैं। तो 3 क्लासेस, हर क्लास का अपना इमेज और डेटा, और आपने अपने रेफरेंस इमेज को क्लासिफाई करना है थ्रू द मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम दैट विच क्लास इट बिलोंग्स टू। इसके Launch 30 तारीख को जी ओके, इसके जो मेजर स्टेप्स या कंपोनेंट्स हैं इस एक्टिविटी के लिए, वो मैंने यहाँ पर ये लिस्ट किए हुए हैं। वो ये है, यहाँ लिखा है ये कि आप इसके लिए इमेज के डेटा सेट को समझोगे जो इस्तेमाल होना है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, कि वो डेटा सेट क्या है। उस डेटा सेट को, इमेजेस का जो डेटा सेट है, वो आपके किसी लेट्स से आपके इनिशियली हार्ड डिस्क पे अवेलेबल होगा। ठीक, आपकी फाइल है जिसमें इमेजेस का सारा रिकॉर्ड है। आप अपने डिस्क की फाइल से, इमेजेस की फाइल से लोड करेंगे उन इमेजेस को रैम में, अपने सिस्टम के रैम में
you always bring the data to the RAM for running because that provide you the speed. CPU अगर प्रोसेस कर रहा है बहुत तेजी से चीज़ें, तो अगर वो रैम में अवेलेबल है तो आप क्विकली उनको एक्वायर कर लोगे और रन कर सकोगे। अगर वो हार्ड डिस्क पर होंगी तो पहले हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर होती हैं थ्रू द मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम और फिर वो रन होती हैं। तो हम क्योंकि इसमें एफिशिएंसी और स्पीड को चाहते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डाटा टू प्रोसेस इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, तो हमारा प्रेफरेंस पहला ही होगा जो कि इस केस में हमने यूज़ किया है कि आपका डाटा का साइज इतना हो कि वो आपके सिस्टम में रैम पे पूरा आप अपनी डेटाबेस या डाटा सेट को लोड कर सको कंप्लीट। एंड वी विल नॉट गेट इन्वॉल्व एट दिस स्टेज। अगर वो उसकी रेंज से बाहर होता है डाटा तो फिर मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम या आप चंक्स को लाते हैं बारी बारी रैम में रन करते हैं। इस वक्त हम उस इशू पर नहीं जाएंगे एंड वी आर टेकिंग अप द केस जब आपका डेटाबेस जो आपका इमेजेस का है इट्स साइज इज सच दैट योर रैम कैन इजीली अकोमोडेट, तो हम उसको लोड करेंगे रैम में। यहाँ ये पहला ये डाटा सेट लोडिंग इट इनटू द रैम। अच्छा, फिर अक्सर जब वो आप इमेज जो भी इमेजेस की डेटाबेस है जो आपने इस्तेमाल करनी है या इमेजेस का रिकॉर्ड है, उसमें समटाइम्स देयर इज अ नीड फॉर प्रोसेसिंग। मे बी आप उसको कोई नॉइस की एलिमिनेशन करना चाहते हो, आप बैकग्राउंड को ऑल ब्लैक और ताकि वो चीज़ प्रोमिनेंट हो इस तरह करना चाहते हो, या एक कॉमन चीज़ आपके पेपर्स में है कि साइज, अगर आपके इमेजेस डिफरेंट साइजेस के हैं अदर देन आप प्रेफरेंस होता है आपका अगर पॉसिबल है कि आप उनको साइज को एक यूनिफॉर्म साइज में आपके सारे इमेजेस हों, तो आप उसे कट करके अपने रिक्वायर्ड साइज में तमाम इमेजेस को लाना चाहते हो। तो इस तरह के जो सारे टास्क हैं आपके डाटा पे बिफोर स्टार्टिंग दी मेन प्रोसेसिंग, वो आप इसमें हैंडल करते हो इस प्री प्रोसेसिंग वाले स्टेज। तो प्री प्रोसेसिंग आप करते हो तो जो हम करेंगे। अच्छा, फिर आपका वो जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, अब आपका डाटा आ गया रैम में, डाटा को आपने प्री प्रोसेस करके तैयार कर लिया, इज रेडी फॉर द मशीन लर्निंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो अब आपने इसको ये क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम जो मैंने बताया कि हम इस केस में KNN के नियरेस्ट नेबर बेस्ड एल्गोरिथम को इस्तेमाल करेंगे। के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम इज इस स्टेज पे हम आगे इसकी डिटेल देखेंगे। इस स्टेज पे आप ये समझें कि आपका जो रेफरेंस इमेज है वो अपने आप का डिस्टेंस, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस जो आप पहले सीख चुके हो L2, देखेगा अपना डिस्टेंस हर गिवन इमेज के डिस्टेंस से, एंड इट विल चूज द बेस्ट वन कि जो उससे नियरेस्ट यूक्लिडियन डिस्टेंस पर इमेज है उसको वो क्लासिफाई कर देगा जो भी उसका लेवल है। वो कहेगा कि यार अगर नियरेस्ट इमेज कैट का है तो वो कैट कहेगा, अगर डॉग का है तो डॉग कहेगा, और इस तरह क्लासिफाई करेगा। ये उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू, अभी इसके हम डिटेल्स भी देखेंगे। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम बनाएंगे, इसको रन करेंगे, यूज करेंगे, बल्कि वी गेट इट फ्रॉम ए लाइब्रेरी एंड यूज इट। फिर एक चीज इसमें होती है हाइपर पैरामीटर्स। हाइपर पैरामीटर्स ये है कि जब आप एक मेन काम कर चुके हो तो उसकी रिफाइनमेंट के कुछ पहलू आप उसमें ऐड कर देते हो जिससे आपके रिजल्ट फर्दर इम्प्रूव हो सकते हैं। यानी बेसिक वर्किंग हो गई, बट नाउ यू वांट टू इम्प्रूव एंड कैरी पुट सम मोर एडिशनल फीचर्स जो आप उस मामले में बेहतर समझते हैं। तो ये हम इसमें हाइपर पैरामीटर्स का फैक्टर लाएंगे। यानी पहले आपने पैरामीटर्स को सेट कर लिया होता है और उसके बाद आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट
रिफाइनमेंट के पॉइंट ऑफ से चाहिए होती है तो यू ऐड सम मोर पैरामीटर्स, तो वो हाइपर पैरामीटर्स। ये दोनों हमारा फिर अगला मेन काम यही है कि आपने ट्रेन करना है और टेस्ट करना है। अच्छा, पहले ट्रेन और टेस्ट के लिए हमेशा आपके पास जो डेटाबेस है पूरी, उसको आप स्प्लिट करते हो इनटू सर्टेन रेशोज। स्टैंडर्ड मुख्तलिफ एप्लीकेशंस या रिफाइनमेंट्स में रेशोज अवेलेबल हैं। समटाइम्स 2/3 गोइंग फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, 1/3 going for the testing, and sometimes 75% of the data using it for training, 25% for testing। ठीक, तो अपने डाटा के दो हिस्से आप करते हैं जो आपका टोटल डाटा है, और उसको एक हिस्सा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक पोर्शन फिर टेस्टिंग पे। दोनों टेस्टिंग का डाटा ट्रेनिंग से मुख्तलिफ होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर उसी पे ट्रेन किया और उसी पे टेस्ट कर लिया तो दैट इट डज नॉट गिव यू अ गुड आइडिया वेदर योर सिस्टम वर्क्स और नॉट। इसलिए ये स्प्लिट करते हैं, पहले डाटा को स्प्लिट किया, फिर ट्रेनिंग की और टेस्टिंग की, और फिर जो आपका रिजल्ट हमारा आएगा हम उसको चेक करेंगे कि ये रिजल्ट का how good is the result. There are so many parameters, performance parameter to analyze the performance and then keep working on it to improve on it. हम अपने केस में एक सिंपल पैरामीटर लेंगे कि इस केस में हाउ गुड इज द डिटेक्टिबिलिटी, कि आपने जो अननोन इमेजेस दिए उसको आपके सिस्टम में सही बताने की परसेंटेज क्या थी। जस्ट देयर आर सो मेनी अदर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जो हम वक्त के साथ सीखेंगे। ये हमारा हेलो वर्ल्ड टाइप एक एग्जाम्पल है जिसमें तमाम पीसीस को एक जगह आप डाल लेंगे, और फिर आइंदा इसी के फौरन बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ करेंगे वो फिर न्यूरल नेटवर्क की करेंगे। और न्यूरल नेटवर्क में हम बहुत ऑप्टिमाइजेशन और ट्रेनिंग को, और ट्रेनिंग में उसको कॉन्स्टेंटली ट्रेन करके इम्प्रूव करना और फिर टेस्ट करना और उसको ज़्यादा रिगरसली देखेंगे। तो ये एक टॉय एग्जाम्पल है टू पुट ऑल द थिंग्स टुगेदर इनटू अ वर्किंग machine learning or deep learning based working system। ओके, इसमें ये एक यहाँ पे वर्ड है, ये आपको शायद वो बॉदर कर रहा हो कि हम अपने इनपुट के तौर पर रॉ पिक्सल इंटेंसिटीज को यूज करेंगे। कलर्ड इमेज है हमारा तो RGB वाली होंगी, अगर ग्रे लेवल होगा तो अगर ब्लैक एंड वाइट इमेज है तो हम सिंगल 8 बिट का डाटा जैसे हम ग्रे लेवल्स को इस्तेमाल करते थे वो करेंगे, और हमारे केस में कलर्ड है तो RGB करेंगे 1 पिक्सल के लिए। लेकिन हम अपनी इनपुट जो है हमारे केस में रॉ पिक्सल इंटेंसिटीज, जो हमारे इमेज की पिक्सल की इंटेंसिटीज हैं, दैट विल बी अवर इनपुट, और वो हम एज ए फीचर वेक्टर इस्तेमाल करेंगे। फीचर वेक्टर इज द इनपुट टू योर मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम या डीप लर्निंग बेस्ड सिस्टम। मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम का जो इनपुट है इट इज़ ए सेट ऑफ फीचर्स जो आपने तय किए हैं कि किन फीचर्स के तहत हम उसको चेक करेंगे। एक लिस्ट ऑफ फीचर्स आप होती है जिसके तहत चेक करते हैं। ओल्डर मशीन लर्निंग ऑप्शंस में लोग मैन्युअली लिस्ट ऑफ फीचर्स बनाते थे, डिफाइन करते थे कि फीचर्स क्या होने चाहिए, तो उसको फीचर इंजीनियरिंग कहते थे लोग। ठीक, हम जब डीप लर्निंग में ये काम कर रहे हैं तो वो क्योंकि फीचर का सीखने का काम भी खुद कर लेता है, तो हम कोई काम या मेहनत अभी फीचर एक्सट्रैक्शन पर नहीं कर रहे। कि हमारा जो प्रॉब्लम एरिया है, लोग पहले उस एरिया का स्टडी करके फीचर इंजीनियरिंग यूज करके ये डिफाइन करते थे कि हमारा फीचर का वेक्टर क्या होना चाहिए। जैसे हमने अगर एक सेट ऑफ फ्लावर्स में से चूज करने का नीड है तो वो कहते थे ओके लेट्स डिफाइन टाइप ऑफ फ्लावर, तो वो कहते थे ओके मे बी लेंथ ऑफ द लीफ
लेंथ ऑफ द पीटल, इस तरह, और विड्थ ऑफ दैट, इस बेस पर चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाए कि वो कितनी कितनी है, और उसके ये काम अब हमें डीप लर्निंग वाले केस में नहीं करना होता। तो हम फीचर एक्सट्रैक्शन या फीचर इंजीनियरिंग पे कोई काम नहीं कर रहे। वी आर इन अ डीप लर्निंग, वी कैन यूज इमेज की रॉ पिक्सल इंटेंसिटी, इमेज के सिर्फ पिक्सल्स की वैल्यूज को लेके, और हम उस पर ये सारे काम क्लासिफिकेशन के कर सकते हैं। तो वी आर डूइंग दैट, ये यहाँ वर्ड इसका ये मतलब। Okay. Okay. So it's more of a recognizing a species animal in an image by using KNN classifier. Okay. ये उसका आप देख सकते हो कि ये मुख्तलिफ आपकी डेटाबेस जो है वो 3 क्लास एनिमल्स का डेटा सेट है, which consists of 1000 images of each kind: dog, cat and panda. तो डॉग, कैट और पेंडा की ये पिक्चर्स मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ कंडीशंस में हैं, एंड योर मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम शुड बी एबल टू क्लासीफाई कि आप अगर उसको कोई एक रेफरेंस इमेज दें तो वो बता दे कि ये इमेज डॉग का है या कैट का है या पांडा का है। अच्छा, मैंने अब इसका पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप में हमने कहा जो वहाँ पर था कि आप इसको रैम में लोड करेंगे, और रैम में लोड करने के वक्त आपका रैम सफिशेंट होना चाहिए कि आपकी डेटा सेट को अकोमोडेट कर सके, ताकि हमें कोई उस ओवरहेड एफर्ट इस स्टेज पर इनमें हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे कि अगर वो पूरा उसको फिट नहीं आ रहा तो मैं भी मैनेजमेंट वाली कोई सॉफ्टवेयर ये वो डालें या अरेंजमेंट बनाए, वो हम नहीं कर रहे। तो हम कह रहे हैं पूरा इसमें फिट आना चाहिए। उसके लिए देर आर एक्चुअल वर्किंग कि ऐसा है या नहीं है, ओनली देन दैट विल हैपन। तो अब हमारे केस में क्या हो रहा है कि लेट मी, ओके, हमारे केस में क्या है कि वी हैव 3000 इमेजेस, यहाँ 1000 images for each dog, cat and panda, 3000 images हैं टोटल। हम इसमें अगर प्री प्रोसेस करके चीज़ों को डालें तो हम कह रहे हैं कि हम हर इमेज का साइज 32 बाय 32 होगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारे हर इमेज का साइज 32 बाय 32 है, और इट इज़ ए कलर्ड इमेज, तो हर पिक्सल 3 वैल्यूज RGB को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ओके। तो हमारे नंबर ऑफ बाइट्स हमें पहले देखने हैं कि हमारे डेटा में कितने हैं। ओके, लेट्स बताइए, आप बताएं कि अगर ये पैरामीटर है कि हमारा हर इमेज 32 बाय 32 साइज का कलर्ड इमेज है, जिस जो RGB के ज़रिए से हर पिक्सल स्टोर्ड है, तो हमारे 3000 इमेजेस के लिए कितनी रैम चाहिए? दैट्स इट। हमने अब पहले चेक करना है कि यार हमें सिस्टम में इतनी रैम है, तो फिर हम ये पूरी डेटाबेस को रैम में ट्रांसफर कर लें, लोड कर लें। जी बताइए कितनी? इट्स वेरी वेरी सिंपल। यहाँ उसका आंसर है, आई विल ट्राई टू, या बताओ। ये तो बेसिकली मशीन लर्निंग का क्वेश्चन नहीं है, ये है नॉर्मल आपका जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के एरिया से, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, ERD,
इवन DLD। तो बताइए कितनी रैम चाहिए आपको, कितने बाइट्स की रैम होनी चाहिए विच विल अकोमोडेट दिस डेटाबेस। हम कह रहे हैं सर 30 जीबी की क्या होनी चाहिए 30। या 30 या 3 जीबी की सर, इस तरह कुछ होना चाहिए। अच्छा 30 GB, चलें लेट्स कैलकुलेट। एक मिनट मैं दोबारा चेक करता हूँ सर, मैंने शायद 3000 की जगह 30,000 लगा दी है। एक मिनट दोबारा। We have 3000 images. Each image is of 32 3 जीबी सर 3 GB। शायद हो जाए। Let's see. Each image is of 32 by 32। ये इमेज का साइज ये हम बता रहे हैं, ये एक इमेज साइज हम पहले करते रहे हैं हमेशा क्यूडा वगैरह टाइम में भी। एक इमेज है जिसका साइज 32 by 32, ये साइज। ठीक। MB हर पिक्सल हैज 3 कलर्स के लिए मैंने कहा था 3 बाइट्स में है। 3 कलर्स का मतलब होता है RGB, एक पिक्सल RGB। तो हमारा इस इमेज में आप समझिए एक डेप्थ में ये था 32 by 32, तो डेप्थ इसकी हर पिक्सल पर एक वैल्यू पर ये डेप्थ है RG&B के वेक्टर ऑफ साइज 3, 32 × 32 × 3, ये RGB की वजह से। एक पिक्सल में इतने बाइट्स हैं और 3000 इमेजेस में एक इमेज में इतनी बाइट्स हैं और 3000 इमेजेस में इतने बाइट्स होंगे। तो इसकी कैलकुलेशन से बताइए क्या आंसर है। हाँ, ये शायद कोई इसका है आंसर। तो सर 3072। ये चीज 3072 है। चले एक पिक्सल की, नहीं सर, ये तो हाँ जी 3072 है सर। ये 3072 है। एक मिनट सर मैं दोबारा चेक करता हूँ। 32 यार ये तो simple है। और ऐसे सर ये 1024 है सर, ये 32 नहीं, है। ये खाली जो है ये तो 3072 होगा ना 3072 है सर। जी। सर आप तो सही कह रहे हैं, इसको 3000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आएगा वो जो आप कह रहे हो 9,921। सर मैंने 32 और 32 को मल्टीप्लाई करके चेक किया सर। ओके 921630 9216,000। इट इज सो मैनी बाइट्स। ठीक है। अच्छा, अब इन बाइट्स को अगर आप डिवाइड करें 1024 से, हमारा 1K जो होता है वो 1024 है। अगर आप इसको 1024 से करें डिवाइड फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग इन K, इनफैक्ट ट्वाइस उससे डिवाइड कर लें तो आपको ये आ जाएगा आंसर इसका 9 मेगाबाइट्स। असल में वो 9000 के आ रहा है तो उसको हमने कहा 9 मेगाबाइट्स। चलो तो मैं ये डिवाइड वन 1024 और 1024 आप इससे करें, इट इज सो मैनी बाइट्स। तो आपने उसको किया तो आपको 9 मेगाबाइट्स का आ गया इसका आंसर। ठीक है। So 9 megabytes is the answer for how many bytes you need for the whole database for storing it. तो हमारे पास बड़े आराम से 9 मेगाबाइट से ज़्यादा के ही सिस्टम मौजूद होते हैं। इनफैक्ट हमारे पास अभी जो हम आप यूज़ कर रहे हैं इवन अपना Raspberry Pi 4, it has 8 gigabytes। 8 gigabytes। तो आप कह रहे हैं, हम तो यहाँ कह रहे हैं 9 megabytes का। ठीक, 8 gigabytes। Okay, so we can accommodate that from the file to that we can bring in this case। अच्छा, अब दूसरा काम है प्री प्रोसेसिंग का। प्री प्रोसेसिंग में जैसे मैंने आपको बताया
कि इसके अंदर ऐसी चीजें हैं कि जैसे मीन सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो वैल्यूज डाटा की छोटी हो जाएंगी और एक सारी नॉर्मलाइज हो जाएंगी अराउंड दैट स्मॉलर वैल्यूज, और रिजल्ट्स आपके अनचेंज रहते हैं। सैम्पलिंग ऑफ रैंडम पैचेस, ये काम भी प्री प्रोसेसिंग में होता है। लेकिन एक कॉमन काम सिंपली रीसाइजिंग द इमेजेस टू अ फिक्स साइज। अमूमन इमेजेस जैसे अभी हम पिछली डायग्राम में देख रहे थे वेरिंग साइज के होते हैं, तो आप अपने इस जैसे अभी मैं कैलकुलेशन भी की और आगे डेटाबेस भी बनाएंगे और जो सब कुछ करेंगे, तो आप एक फिक्स साइज का आप उन्हें चॉप करके तमाम इमेजेस को फिक्स साइज के उसमें बनाना चाहते हो, तो एक ये बड़ा फेवरेट काम है, रीसाइजिंग द इमेजेस इनटू अ फिक्स साइज। तो हम अपने वाले में ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ये सारे ऑप्शन होते हैं। इनफैक्ट प्री प्रोसेस करने के लिए देर इज ए लिस्ट, जो आपका प्री प्रोसेसिंग का प्रोग्राम होता है वो एक लिस्ट मांगता है कि आप बता दें कि आपने क्या क्या प्री प्रोसेसिंग करनी है। उस लिस्ट में आप ये सारे फंक्शन जो जो करना चाहते हैं वो डाल देते हैं और वो डाटा पे पहले एक प्रोसेस करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जितने भी आप चाहें। ऑप्शन आपके पास ये होता है। बट एनीवे हम एक सिंपली ये यूज करेंगे रीसाइजिंग का, जो हमने कहा 32x32 के साइज का हमें काम करना है। हमारा इमेज का दो हिस्से होंगे। एक हमारा जो मेन इमेज है, जो जिसको अभी हमने देखा कि रॉ पिक्सल इंटेंसिटीज RGB टाइप फॉर 3000 इमेजेस मौजूद होंगी। उसके अलावा एक और डाटा जो मशीन लर्निंग में हमेशा साथ साथ चलता है, हर इमेज के साथ एक लेट्स से पैरेलल में आप दूसरा वेक्टर बना लें या उसी में डॉट करके ऐड कर दें स्ट्रक्चर में। एक और इंफॉर्मेशन जो आपको डाटा में चाहिए वो है क्लास लेबल विच इज़ एसोसिएटेड विद ईच इमेज। मकसद क्या हुआ कि आपकी ये जो डेटाबेस है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ये इट हैज़ 3000 एंट्रीज। ये 3000, हर एंट्री का साइज 3072, ये 3072 बाइट, 32 × 32 × 3, ये 3072 बाइट्स आप समझिए हर इमेज, ये इमेज 0, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 3000। अच्छा, इसके साथ एक चीज हर एक में एडिशनल अदर देन द इमेज डाटा ये मौजूद है, लेबल की, आप समझ रहे हैं, लेबल की लिस्ट। हर इमेज के अगेंस्ट एक लेबल है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो भी केस ये इमेज, ये आपका ट्रेनिंग का डाटा है तो इसमें बताया हुआ आंसर, आंसर दिया हुआ होता है ट्रेनिंग के लिए। और दूसरा इमेज, ओके, पहला कैट, मे बी दूसरा डॉग, तीसरा पांडा, एंड मे बी देन मैनी इमेजेस, 1000 इमेजेस ऑफ कैट विद लेबल कैट एंड इसी तरह डॉग, ये मिक्स्ड हैं। और ये दो चीज़ें पहचानी जाती हैं, एक हम आप रॉ पिक्सल इंटेंसिटीज का इमेज और फिर उस इमेज की क्लास या कैटेगरी या लेबल। ये गिवन है आपके इस डाटा में, जो आप दो हिस्सों में स्प्लिट कर रहे हैं। ये डाटा आप दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे, जो मैंने बताया स्प्लिट, आपने यहाँ इसको कहीं स्प्लिट किया, मे बी आपने इसका 3/4 हिस्सा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया, यानी जो सिस्टम ये इस्तेमाल करेगा इस इंफॉर्मेशन को कि यार इस इमेज का ये क्लास थी, इस इमेज की ये क्लास, तो आपको वो चेक करेगा और फिर आंसर को चेक करेगा मैंने सही बताया कि नहीं, और सही नहीं बताया तो वो इम्प्रूव करेगा, ट्रेनिंग करेगा, अपनी चेंजेस लाएगा ताकि वो सही पहचाने। और वो इतने डाटा पर ये एक्सरसाइज कर लेगा। जब वो सिस्टम ट्रेनिंग का फेज पूरा हो जाएगा तो फिर आपका जो ये नीचे का लेट से ओके, और
ओके, अच्छा, तो मैंने कहा ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग में हमने जैसे अपनी इस एग्जांपल के लिए तय किया है कि हमने इस डेटा का ट्रेनिंग के लिए 75% हिस्सा इस्तेमाल करना है और सेकेंड पार्ट जो है 25% वो टेस्टिंग में इस्तेमाल करना है। तो ये हिस्सा टेस्टिंग, 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 रिमेनिंग 25%, सॉरी, ठीक। तो 3/4 हम ट्रेनिंग में डाटा को इस्तेमाल करेंगे। तो इनके साथ ये लेबल हैं, ये इसको चेक करेगा, ये मैच कर रहे हैं, सिस्टम ट्रेन हो गया। उसके बाद अननोन डाटा, ये डाटा जो गिवन है इस पर आप टेस्ट करेंगे, तो फिर आपकी इससे सिस्टम की पूरी वायबिलिटी का पता चलेगा। ओके, अच्छा, अब कबल इसके कि हम अब ये कोड पे जाएं, ये पूरा ज़रा सा सिनेरियो मैं आपको एक दफ़ा ड्रॉ करके समझा दूं विद दिस बेसिक इंफॉर्मेशन, ताकि आप फिर वो पूरी चीज़ को लिंक कर सकें कि क्या हो रहा है। ओके, तो हम एक पेज लेते हैं यहाँ पे। ओके, ओके, हम इस जगह, ओके, यहाँ पे करते हैं। ओके, तो अब हमारा सिनेरियो ये है, ये हमारा सिस्टम है, मशीन लर्निंग बेस्ड क्लासिफायर। ये हमारा पूरा सिस्टम, ये डॉटेड में उसका कंटूर्स बना रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर भी ब्लॉक्स हैं, तो हम उनको भी देखना चाहेंगे। ओके, ये हमारा ओवरऑल कंटूर है फॉर आवर सिस्टम विच वी आर बिल्डिंग। अब उसके तमाम कंपोनेंट्स को हम देखते हैं। तो हमारा जो सिस्टम का बेस है, जो इट्स ए इमेज KNN based इमेज क्लासिफायर, KNN बेस्ड, ये एल्गोरिदम का नाम है, तो वो लिखते हैं KNN बेस्ड इमेज क्लासिफायर, बेस्ड इमेज क्लासिफायर, इमेज क्लासिफायर, ये हमारा सिस्टम है। ओके, अच्छा, इसमें जो अभी हमने बात की है उस कॉन्टेक्स्ट से भी दोबारा इससे वो कर लेते हैं। पहले आपके पास डेटा मौजूद है यहाँ पर, लेट्स से ये आपका हार्ड डिस्क में आपके पास पूरी फाइल है, इमेजेस की हार्ड डिस्क आपने किसी वेबसाइट से ली है, जो रेफरेंस डेटा आप टेस्टिंग के लिए लेते हैं, या आपने खुद बनाई है। कई दफ़ा आप खुद बिल्ड करते हो वो डाटा जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होना होता है, बट इट्स ए लेबोरियस थिंग। ओनली आप अपने जब स्पेशलाइज रिसर्च स्पेस पे होते हैं या ऐसे प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे होते हैं जिस पे पहले कोई इंफॉर्मेशन या डाटा अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये भी करना पड़ता है कि आपने मे बी कैमरा लिया एंड यू मेड थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स, या आपने अपने जैसे फैमिली रिकॉर्ड में आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स थी और आप उससे बेस करके कोई चीज़ बना रहे थे, उन्हें कलेक्ट किया। लेकिन आम तौर पर ये डेटाबेस, जैसे इस केस में हम कह रहे हैं एनिमल की डेटाबेस, और इस तरह बहुत सारी डेटाबेसेस
मौजूद हैं ऑलरेडी इन ए गुड फॉर्म, इवन प्री प्रोसेस्ड हैं काफ़ी सारे, ठीक। ताकि जो मशीन लर्निंग वाले लोग हैं उन्हें इमेज वाले प्रोसेसिंग के इश्यूज somebody else has solved and given it to them, लेकिन समटाइम्स आप उन इश्यूज को खुद सॉल्व करते हैं, दोनों काम हो जाते हैं। तो अक्सर आपको बहुत सारी डेटाबेसेस हैं जिनकी डिटेल में आपको जब ओवरऑल चीज़ें देखेंगे हम उस वक्त बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक डेटाबेस एनिमल वाली 3000 एनिमल्स की इस्तेमाल कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेटाबेस। तो ये आपने फाइल डेटा सेट की, लेट से वेब से ली या किस सॉफ्टवेयर, ये आपके पास फाइल पूरी मौजूद थी, ये आपका हार्ड डिस्क पर है, ठीक है। आपने कॉपी किया इसको अपने सिस्टम का, जैसे मैंने भी कैलकुलेशन की, आपने सिस्टम के रैम में देखा कि कितनी गुंजाइश है। ये रैम आपकी यहाँ, ठीक। रैम हमने अभी देखा कि इट वाज मच बिगर देन दैट हमारे सिस्टम में, और हमने ये जो थी डेटाबेस इसको इधर कॉपी, इसको कहते हैं लोडिंग ऑफ डेटा सेट। ये डेटा सेट है आपका, डेटा सेट फाइल की शक्ल में, यहाँ डेटा सेट का वर्ड हमने यहाँ यूज किया है। आपका टोटल डेटा सेट जो अभी हमने देखा था, डेटा सेट विच वाज 9 meg, ये आप कॉपी करते हो अपनी रैम में, ठीक। अच्छा, इसको कहते हैं लोड फेज। लोड, इसके लिए हमने जो फंक्शन लिखा है लोड। अच्छा, ये डाटा आप एज इट इज यूज कर सकते हो अगर ये ऑलरेडी इन ए फाइन फॉर्म है, कंप्लीट, और आपकी ज़रूरत जैसे हमने अभी भी डाली है, समटाइम्स आपको इसको प्री प्रोसेस करना चाहते हो, एक्चुअल प्रोसेसिंग से पहले आप प्री प्रोसेस करना चाहते हो, ये आपका प्री प्रोसेस का बॉक्स, प्री प्रोसेसिंग, जिस पे मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे फीचर्स होते हैं। देयर कैन बी अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू वांट टू कैरी आउट प्री प्रोसेसिंग, तो आप उस लिस्ट से वन बाय वन आइटम पिक करो। हम इस केस में वो 32x32 की क्रॉप करना है इमेज को उस साइज में, वो हम करेंगे ताकि 32x32 के हमारे इमेज हो। तो ये जो डाटा आपका है जो लोड होकर आया है, मे बी इससे आप इसको इधर में भी मैं ये करता हूँ, इसकी जो ये, इसको आप बारी बारी रीड करते जाते हैं लेट से, और आप इसको दोबारा अपडेट कर देते हैं डेटाबेस को। तो प्री प्रोसेस डाटा यहाँ बन जाएगा। आप ये डाटा है, इसको आपने प्री प्रोसेस से गुजारा, तो ये अब आपका डाटा अपडेटेड है, प्री प्रोसेस डाटा है जो यहाँ पे अब आपके पास अवेलेबल है। अब इसको आप मेन, ये जो आपका एल्गोरिदम था जिसकी हमने अभी बात की थी, KNN, जो आपका मशीन लर्निंग का ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए जो एल्गोरिदम है, ठीक है, मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जो आपका इस केस में मैंने बताया था कि वो है KNN, के नियरेस्ट नेबर में से उसको सिलेक्ट करो। ये तो ये इसमें ये दोनों काम बारी बारी होंगे, ट्रेनिंग का होगा और फिर टेस्टिंग का होगा, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ओके, इसके पर आपके रिजल्ट्स जो हैं फाइनली तीन ये हैं हमारे इस केस में क्लासेस, तो फाइनल रिजल्ट इन तीन क्लासेस की शक्ल में आएगा। ये आपकी आउटपुट है, और ये है तीन, ये है कैट, ये भी डॉग और पांडा, कि उस चीज के बारे में वो बताएगा कि क्या है ये तीन क्लासेस।
ये आपका पूरा ये सिस्टम है। आप इसको यहाँ पर एक लेट्स से फीचर वेक्टर फीड करते हैं, यहाँ से आपका इनपुट डाटा आ रहा है, लेट्स से फीचर वेक्टर किसी चीज को। तो आपने एक ये टेस्ट, ये रेफरेंस या टेस्ट वेक्टर जिस पे आपने टेस्ट करना है, ये इसको देंगे जब ये तैयार हो गया। और ये सारे डाटा से जो इसने ट्रेनिंग और उसके बाद की है, तो ये आपके इस टेस्ट डाटा को चेक करेगा और क्लासिफाई करेगा कि भाई ये क्या है, कैट है, डॉग है। ये आपका यहाँ से टेस्ट डाटा है। ये अपने इस एल्गोरिथम में जो इसने वर्किंग की हुई है, लर्निंग की हुई है, उसकी रोशनी में इसको चेक करेगा और फिर बताएगा कि ये कैट है या डॉग है। अच्छा, इस केस में जब हम न्यूरल नेटवर्क में जाएंगे तो हम वो बात करेंगे जो हमने मैथमेटिक्स में भी देखी कि वेट्स एडजस्ट कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ लर्निंग और इस्तेमाल कर रहे हैं। इस केस में इट्स अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम, और वो एल्गोरिथम क्या है वो हम देख लेते हैं। इस केस में एल्गोरिथम सिंपली ये है। उसको समझने के लिए पहले हम सिंपल स्केलर पे उसकी एग्जांपल समझते हैं और फिर उसी बात को वेक्टर की शक्ल में हम देख लेते हैं। ठीक, इट्स यूक्लिडियन डिस्टेंस बेस्ड थिंग, जिसके बेस पे ये वो चेक करेगा कि भाई कौन सी चीज है, विच लेवल इट शुड बी असाइन टू। मसलन अगर ये है आपका सिनेरियो, ये आपका बोर्ड है, ठीक है, इसमें आपके पास ये जो मैं कहता हूँ रेफरेंस या अननोन थिंग में भी वो यहाँ है। पहले मैं स्केलर पे इस पर जो बात करता हूँ, ये मेरा रेफरेंस है, इसको मैं कह देता हूँ लेट्स से आर। चलिए ये आर वेक्टर, अभी वेक्टर नहीं है, अभी सिर्फ स्केलर वैल्यूज हम देखें। आर इज ए स्केलर वैल्यू, यहाँ पर है। ये हमारा है कैट। अच्छा, अच्छा, इधर है मे बी, यहाँ कहीं मे बी पांडा, और इधर है कहीं डॉग। ओके, अच्छा, अब स्केलर वैल्यू से हम करते हैं। स्केलर वैल्यू में क्या है भाई, अगर ये इमेज है, लेट्स से सिंपलेस्ट केस में आप ले लें कि अगर ये ग्रे स्केल इमेज है, ग्रे स्केल इमेज है, ठीक है, तो इसमें और ये 1 पिक्सल का इमेज है, मतलब ये स्केलर जब भी केस होगा कि इमेज है जो 1 पिक्सल का, ये हम पहले वो केस लेते हैं। तो इसकी वैल्यू तो 0 से 255 तक इंटेंसिटी हो सकती है, ठीक है ना। तो जो इंटेंसिटी वाइज ये इन चीज़ों को जो हम इस एल्गोरिदम में चेक कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमेज का जो पैटर्न है, जो भी वो जिसके भी करीब होगा मैचिंग पैटर्न, हम कहेंगे वो इमेज है। इस एल्गोरिदम की हमारी ये अप्रोच है कि जितने इस रेफरेंस वाले से इमेज मैच करेगा, हम उसको उस कहेंगे ये वो इमेज है इन टर्म्स ऑफ पैटर्न। तो हम अभी पहले एक वैल्यू को लेते हैं। आपके 1 पिक्सल ग्रे स्केल की वैल्यू बिटवीन 0 to 255 हो सकती है, ठीक है। तो आप इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू फर्स्ट करो सी है, ग्रे स्केल वैल्यू इसकी है सी, इसकी है पी, इसको पी कह देते हैं, और इसकी है डी, ये मैं वैल्यू दे देता हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालूंगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस of grayscale level from this reference and find which is the nearest one। इस एल्गोरिदम में KNN का एल्गोरिदम जो हम बता रहे हैं कि वो क्या करता है, हम उसको देख रहे हैं, ठीक। बाद में हम फिर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम देखेंगे न्यूरल नेटवर्क्स के। तो ये इधर से ये इसका डिस्टेंस वैल्यू वाइज देखेगा क्या है,
इसका डिस्टेंस वैल्यू वाइज देखेगा यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या है, और इसका डिस्टेंस देखेगा इसका क्या है, और इसमें से जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वाली चीज है उसका लेबल चेक करेगा कैट, तो आउटपुट कर देगा कैट। अगर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वाली चीज ये पिक्चर या इसकी वो सिमिलैरिटी इस वाले के ज्यादा करीब थी तो कैट आ गया। मे बी कि एक और वैल्यू जो दूसरा रेफरेंस आप चेक करें वो यहाँ लोकेटेड है, उसकी वैल्यू इस पे, तो वो जब इन तीनों चीजों की इसी तरह कंपैरिजन करेगा तो वो देखेगा कि ये डिस्टेंस सबसे कम है और उसका लेवल देखेगा डॉग, तो डॉग आइडेंटिफाई कर देगा। और इसी तरह फिर तीसरा केस कोई अगर यहाँ पर वो चीज़ हो उसके लेवल, तो वो इस तीनों से चेक करेगा और जो नियरेस्ट वैल्यू दिखाएगा उसका नाम दे देगा पेंडा। तो ये लेबल चेक कर रहा है यूक्लिडियन मिनिमम डिस्टेंस पे, ठीक है। ओके, ये हमने एक सिंगल वैल्यू के लिए ग्रे स्केल के लिए देखा, ठीक है। अब यही काम आप पूरे इमेज के हिसाब से कर सकते हैं एक्सटेंड, ठीक है। इस केस में आपका जो वैल्यू का अगर कैलकुलेशन है फॉर दिस ग्रे स्केल केस, यूक्लिडियन डिस्टेंस बेस्ड अगर आपने करना हो, जो कि जिसको हमने नाम रखा हुआ था L2, वो जो आपका L2 का नाम दिया था जब आप मैथ्स कर रहे थे, इससे यूक्लिडियन डिस्टेंस थी L2। तो L2 इस केस में ग्रे स्केल खाली वैल्यू के लिए पहले C के लिए C माइनस R कितना गैप है इसको आप स्क्वायर करते हैं, खाली एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू स्क्वायर करते हैं और फिर ऐसे उसको अंडर रूट लेते हैं L2 में ये वैल्यू, और इसका आंसर जाहिर है C माइनस आर आएगा, C माइनस आर, ठीक है। और इसी तरह आप ये L2 वैल्यू फॉर अदर केसेस यानी कि D माइनस आर, यहाँ पर कैलकुलेशन से D माइनस आर आ जाएगा और यहाँ तीसरे की कैलकुलेशन से P माइनस आर आ जाएगा। ये हमारा सिंपलेस्ट केस बेस्ड ऑन दिस KNN का है। अगर आपका इमेज एक ग्रे स्केल 1 पिक्सल का हो तो आपका ये कंपैरिजन है कि भाई विच वन, ठीक। लेकिन आपका इमेज इज ए वेक्टर ऑफ ए लार्ज साइज और आपने उस पर, यानी अब आपका क्या सिचुएशन क्या है कि आपने इसमें हर जगह, आपके हर जगह इसमें ये एक पिक्सल की बजाय अब यहाँ पर ये चीज है, ये कैट के जो इमेजेस आपने डेटाबेस में डाले हैं वो ये हैं। अभी जो हमने कैलकुलेशन की 32 इधर थोड़ा सा ओके, तो ये एक इमेज एक ये साइज का 32 और बाय 3, जिसको हमने कहा अगर इनको बाइट्स में देखें तो इट इज एक इमेज इज 3072 बाइट्स, 3072 बाइट, ओके। तो हम इसके अंदर फ्लैटन कर लेंगे, हम जो डेटाबेस में लेट से डालें अरेंज करें तो हमें ये सूट कर रहा है कि हम एक इसको फ्लैटन कर लें। ये इमेज वैसे तो इस शक्ल में डाला जाएगा, लेकिन आप बाय रीशेपिंग आप फ्लैटन भी कर सकते हो। तो आप ये कर सकते हो कि ऐसी आप डेटाबेस में, ये जो आपकी डेटाबेस है जिसका साइज हम कह रहे थे 3000 है, ये डेटाबेस जो आपने रैम में डाली इसका साइज 3000 है,
3000 और हर एंट्री 3072 बाइट की है। ये इमेजिन आप कर सकते हैं। अगर इसको फ्लैटन कर दें, जो हमारे पास ऑप्शन होता है कि तमाम डायमेंशंस के बजाय रो वाइज वन डायमेंशन कर दें और बाकी चीज़ें टोटल नंबर कर दें, यानी इसी को पूरे को हम 1 into 3072 के तौर पे स्टोर कर सकते हैं इस पूरे को। तो हम ये 3072 बाइट और ऐसा एक में एक डाटा आ गया इमेज का, और इस तरह के ये हैं। तो हमने एक ये लेना है वेक्टर इस डेटाबेस से और उसका डिस्टेंस देखना है। अब यहाँ कैट की जगह ऐसे इमेजेस के बहुत सारे यहाँ बने हुए हैं। ये कैट के इमेजेस हैं, यहाँ बहुत सारे कैट के इमेजेस हैं, ठीक। और इधर यहाँ पांडा के बहुत सारे इमेजेस हैं पड़े हुए, इधर डॉग्स के इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक। और अब आप उसी तरह एक रेफरेंस इमेज जो मैंने आपके पास आया वो भी इसी तरह है, ये रेफरेंस इमेज था। इसको आपने देखना है कि ये क्या है, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। अब आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस ये सिंपली एक उसका स्क्वायर नहीं होगा, इट विल हैव दिस 3072 साइज का वेक्टर, और जो आपका रेफरेंस वेक्टर है वो भी 3072 बाइट्स का है। आप इन दो वेक्टर्स का यूक्लिडियन डिस्टेंस देखेंगे। वेक्टर्स का यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे देखा जाता है? ये आपका है रेफरेंस जिसको आपने देखना है, अननोन चीज जिसका पता करना है, रेफरेंस या अननोन, और ये है जिसके अगेंस्ट आप देख रहे हैं, ये आपकी जो डेटाबेस है, डेटाबेस ऑफ 3000 इमेजेस, उसके एक वेक्टर से बारी बारी चेक करते हैं आप पूरी डेटाबेस में, ठीक। तो इस चेकिंग को अगर इस असूल पे करें, यूक्लिडियन डिस्टेंस जो अभी हमने बात की थी यूक्लिडियन डिस्टेंस की, तो अब यूक्लिडियन डिस्टेंस इस केस में क्या होगा? व्हाट विल बी द यूक्लिडियन डिस्टेंस? ओके, यूक्लिडियन डिस्टेंस के लिए हम इसको अगर हम ये कहें कि भाई इसका साइज आपका है यहाँ से यहाँ तक, ये जो 3072 है, इसके लिए हम n का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, लेट्स से n, बिग N, दैट इज 3072, ठीक है। तो हम ताकि n यूज कर सकें इन जनरल अपने प्रोग्राम में भी और अदर, तो 3072 का ही n नंबर है, ठीक। ओके, हम इसी बात को, ये जो ऊपर लिखी है, अब हमारा L2 फॉर ईच केस, L2 क्या होगा? L2 ये वेक्टर्स का जब हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस देखना है फॉर ऑल केसेस, तो क्या होगा? पहले अगर हम कैट का देखें तो कैट वाले को अगर ये वेक्टर है तो हम लेट से इस वेक्टर को, कैट के वेक्टर को कह देते हैं C1 C2 C3 से, C1 से लेकर और C3072 71 3071, ये कैट का वेक्टर हो जाएगा। और इस तरह के बहुत सारे कैट के वेक्टर्स हैं एट वन टाइम। ये है इसी तरह पैंडा का P1 से P302 और इसी तरह से, और ये बहुत सारे इमेजेस हैं। तो किसी एक टाइम में एक ये इमेज आ रहा है और इसको आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस देखना है आपके रेफरेंस इमेज से, तो आपने हर कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर को के वैल्यू को, गैप को देखना है और उसको स्क्वायर करना है और उन्हें सम करना है। तो हम यहाँ कहेंगे इसके लिए C1, C की वैल्यू माइनस, सॉरी नॉट वन, CI ith एलिमेंट माइनस RI, ये RI, इसको स्क्वायर करें, पहली वैल्यू के लिए स्क्वायर करें और इन्हें सम करें इन वैल्यूज को फॉर I फ्रॉम 1 to n। हम वो टर्मिनोलॉजी 1 से n इस्तेमाल कर रहे हैं आसानी के लिए, 0 से n-1 होती है, ठीक है। हम यहाँ भी कह रहे हैं 1 to n, n एलिमेंट्स हैं 1 to n।
ये हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस होगा फॉर द केस ऑफ सी, और इसी तरह फॉर अदर, यहाँ पर दूसरे केस में आ जाएगा डी आई माइनस आर आई एक्सेट्रा डी आई के साथ यही एक्सप्रेशन जो ऊपर लिखा है हमने माइनस आर आई, और यही स्क्वायर और इसी तरह समेशन, ये डिस्टेंस आएगा। और इसी तरह फिर फॉर पी आई माइनस डी आई, पी आई माइनस आर आई, और इसी तरह समेशन स्क्वायरिंग और समिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक, ये तो किसी वक्त भी हम ये वेक्टर लेवल पे पूरे इमेज को इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे और फिर जो नियरेस्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर फिर एल्गोरिदम में ये बात है कि ये दो सिचुएशंस है, एक है k इज इक्वल टू 1, ये k n n है ना, नियरेस्ट नेबर कितने ऑप्शंस को आपने कंसिडर करना है। एक ऑप्शन है k इक्वल टू 1, इस k n n में ये जो k है, k कैन बी 1 और k कैन बी मोर देन 1। लेट्स से हमने दो केसेस लिए हैं, k इज इक्वल टू 1 का लिया है और एक k इज इक्वल टू 3 का लिया है। तो इस पे बेसिकली वो क्या करता है, k इज इक्वल टू 1 में क्या करेगा, रेफरेंस वाले वेक्टर का यूक्लिडियन डिस्टेंस विद ऑल चेक करेगा, जिस किसी की वैल्यू, और वो जिसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी, असल में चेक करते वक्त वो मिन वाले को भी मूव करता जा रहा है, हर नई वैल्यू कैलकुलेट करेगा तो वो प्रीवियस से देखकर फिल्टरिंग मिन की करता रहेगा साथ साथ। ठीक, अगर उसकी मिनिमम वैल्यू डिस्टेंस की ये वाली आई है तो फिर इसके आगे ये जो आपका लेवल का वेक्टर है, लेवल का वेक्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेवल का इसी के पैरेलल में ये लेवल क्लास जो भी है उसकी, उसका लेवल, क्लास का जो इंफॉर्मेशन है हम उसको लेवल कहते हैं। इसके आगे जो भी लेवल है, कैट डॉग, उसको वो आंसर कर देगा। तो ये एक मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू को सिलेक्ट करके बताना k इज इक्वल टू 1 का केस है, 1 मिनिमम वैल्यू। अच्छा, अगर k बढ़ाते हैं, k इज इक्वल टू 3 करते हैं, तो वो लीस्ट 3 वैल्यूज, मिनिमम, नेक्स्ट टू मिनिमम एंड नेक्स्ट टू मिनिमम, अब ये 3 मिनिमम वैल्यूज हो गई आपकी। ठीक, इनमें वो देखेगा कि 3 वैल्यूज जो हैं उनके लेबल क्या हैं और उनमें मेजॉरिटी के बेसिस पर तय करेगा। फर्ज करो एक ये कैट का है, ठीक है, और एक ये डॉग का है, यानी मिनिमम वैल्यू में कैट, मिनिमम वैल्यू में डॉग, और फिर मिनिमम वैल्यू कैट। तो वो कहेगा दो कैट के मिनिमम वैल्यू के केसेस हैं और एक डॉग का है। ठीक, तो ये मेजॉरिटी के बेसिस पर कह देगा कैट। अगर कभी टाई हो जाए बिटवीन थिंग्स तो फिर रैंडमली वो उन दोनों में से जिनकी टाई है उन्हें सिलेक्ट कर लेगा, अगर टाई का मामला है। ठीक है, अगर डिस्टेंस वाइज एक कैट और एक डॉग का डिस्टेंस एक जैसा आ जाए तो फिर किसको सिलेक्ट करना है, वो जो भी रैंडमली सिलेक्ट कर लेगा। ये इसकी अप्रोच है। ठीक है, इस अप्रोच पर अब हम अपने कोड्स को देख रहे हैं। ये आपको ओवरऑल आर्किटेक्चर पहले देखना और समझना जरूरी थी। ठीक, इसको हम सेव कर लेते हैं, कीप कर लेते हैं। ओके, और अच्छा, लेट्स गो टू द कोड्स नाउ। अब हम वी आर रेडी फॉर दैट। अच्छा जी, सबसे पहले ओके, और एक सिंपल बेसिक इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ये प्री प्रोसेसिंग जो हमने बताया था, एक चीज प्री प्रोसेसिंग का है, उसको करने के लिए हमने जैसे बताया था कि हम प्री प्रोसेस में सिर्फ रीसाइजिंग ऑफ इमेज करेंगे, ऑल्दो यू कुड पुट मैनी बट रीसाइज। तो उसके लिए हम ये इंपोर्ट करेंगे CB2, ये कंप्यूटर विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइब्रेरी है जो इस तरह के चीज़ें, डाटा को लोड करना, डाटा को प्री प्रोसेस करना, इन कामों के लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे अपने इस लैब में।
अच्छा, इसके लिए मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस CV2 or maybe CV1 if not 2, but this library of computer vision CV, how many of you have used it? सर or मैंने देखा हुआ है। जी सर अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद शाह बोल रहा हूँ। सर ओपन सीवी एंड CV2 ये थोड़ा सा स्टडी किया हुआ है कभी का। स्टडी किया हुआ है। अच्छा, आपने किसी कोर्स में अपने इसको इस्तेमाल नहीं किया आप लोगों ने? सर मैंने करना था वो जो मेरा इमेज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का प्रोजेक्ट नहीं था, जी जी। वो उसके सिनारियो में मैंने इसे यूज करना था, लेकिन बट द थिंग्स वर लाइक वो डिस्टर्ब हो गए, तो इस वजह से वो भी रह गया और फिर इसकी स्टडी भी नामुकम्मल रह गई। ओके। अच्छा, ये बताएं कि आप लोगों में से कितनों ने डिप का कोर्स किया हुआ है हमारे पास? सर किया हुआ है, लेकिन किया हुआ है लास्ट सेमेस्टर में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का किया हुआ है। तो उसमें डिप में तो आप में से अक्सर लोग 7th सेमेस्टर वालों ने तो डिप किया है, ठीक है, ओके। तो उसमें आपने क्या इस्तेमाल किया? इमेज प्रोसेसिंग में क्या चीज़ इस्तेमाल की आपने? ओपन सीवी वगैरह सर की? वो सिंपल मैटलैब प्रोग्रामिंग होती थी, और जो कस्टम होती थी, मतलब कस्टम हो गई, एज कटिंग हो गई वगैरह वगैरह, तो हमें कस्टमली बिल्ड करना पड़ जाता था। तो ओपन सीवी वगैरह डिप या किसी में आपने अ, इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, वो लाइब्रेरीज हमने यूज नहीं की। अच्छा, चलो, ये बड़ी बेसिक कॉमन लाइब्रेरी है जो आपको इनफैक्ट जहाँ भी इमेज प्रोसेसिंग आप करें इट कम्स अक्रॉस, फ्री, ओपन, अवेलेबल। इसका वर्जन पहले जब तक 1 था हमारे डीप लर्निंग के एंगल से इट वाज नॉट दैट यूजफुल, मशीन लर्निंग वाइज इट वाज लिटिल कॉम्प्लेक्स एंड ये, लेकिन जब से ये CV2 विच इज नॉट वेरी ओल्ड, मे बी 1 or 2 3 4 years back, 5 years back, तो जब से इट हैज बिकम ए वेरी हैंडी टूल फॉर दीज पीपल ऑफ डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग। तो ओके, नो थिंग इट्स समथिंग वेरी ऑब्वियस, जैसे हम हर चीज़ जो हमारे साथ ज़रूरत पड़ती है हम उसको साथ साथ यूज़ करते हैं। तो गेट योर सेल्फ ओरिएंटेड विद दैट। हम जहाँ जहाँ इसको यूज़ करेंगे वो आपको बताते जाएंगे, बट डू गेट ओरिएंटेड लिटिल बिट विद इट। ये आपको मेन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में नहीं, मगर उसके ये जो प्री रेक्विजिट डाटा को लोड करना है, डाटा को प्री प्रोसेस करना है, वहाँ इसका काम आएगा, जो जैसे अभी आ रहा है। ठीक, तो आपने इंपोर्ट किया CV2, अब आप ये सिंपल सी क्लास एक सिंपल आपने बनाई फॉर प्री प्रोसेस, तो इसमें आपने ये एक मेथड डाला इस क्लास में। ये तो आपका वो इनिट है जो हमेशा होता है, वो इसमें पैरामीटर्स देगा आपको इनिट में। ये पैरामीटर के साथ इनिट है जिसमें विड्थ, हाइट और इंटरपोलेशन मेथड। यहाँ डिफॉल्ट इंटरपोलेशन मेथड भी पड़ा हुआ है ये CV2 का, लेकिन यू कैन यूज अदर इंटरपोलेशन मेथड। ये काम क्या करता है सर? सिंपली आप ये साइज दे रहे हैं कि मैंने इमेज को प्रोसेस करके रीसाइज जो करना है उसकी विड्थ और हाइट क्या होगी। तो ये W और H जो आपका इमेज का आफ्टर क्रॉपिंग और कटिंग इट टू द स्मॉलर साइज वो दिया गया है, ठीक है। तो आइए हम जहाँ ये अजान है आप उसको बेशक अभी थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर लीजिए इधर। इमरान, इमरान, अच्छा, आपने इसको कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए जिसके उसमें ओके, चलिए। अच्छा, अब हम ये देखें, ये आप पैरामीटर्स दे रहे हैं कि मैं किस साइज का इमेज चाहता हूँ। यहाँ आप बताएंगे 32, ठीक है, और यहाँ इंटरपोलेशन मेथड जिसमें डिफॉल्ट मौजूद है। तो ये इनिट में आपके ये पैरामीटर्स इनिशियलाइज हो जाते हैं इन 3 पैरामीटर्स के साथ, सेल्फ के साथ। अब आप एक डिफाइंड
प्री प्रोसेस का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं जो रीसाइज करेगा। ये मेथड क्या है, इट विल जस्ट रिटर्न कि cv2 डॉट रीसाइज, cv2 का रीसाइज मेथड कॉल करके ये ऊपर पैरामीटर में गिवन विड्थ और हाइट को यूज करेगा और फिर जो आपने गिवन इंटरपोलेशन मेथड है वो यूज करेगा और उसको क्रॉप कर देगा आपके इमेज को उस साइज में 32 by 32 जैसे। तो ये आपका प्री प्रोसेसिंग जी ओके। फिर दूसरा है लोडर, कि आपने जैसे मैंने बताया कि आपने लोड करना है इसको रैम में डाटा को, तो वो उसके लिए आपको अदर यहाँ तो दूसरी नमपाई का एनपी हमें चाहिए और cv2 चाहिए और ओएस चाहिए, ठीक। तो ये लोडर है। इनिट में आप इसका एक पैरामीटर इसमें इस्तेमाल हो रहा है कि प्री प्रोसेसर्स ऑन की लिस्ट क्या है, असल में ये प्री प्रोसेसर्स जो आपको चाहिए। डिफॉल्ट में इसने नन फजल अपना माइक बंद करना, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अच्छा, प्री प्रोसेसर में डिफॉल्ट नन है, बट हेयर यू कैन पुट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच यू वांट टू प्री प्रोसेस। तो ये चीज यहाँ असाइन हो गई है सेल्फ के लिए, इंटरनल यूज के लिए। और फिर यहाँ कह रहा है इफ दिस प्री प्रोसेसर लिस्ट इज नन, यानी अगर नहीं है तो फिर आप प्री प्रोसेसर के उसमें एम्प्टी कर देते हैं। ये क्योंकि ये लिस्ट यूज होगी जब कभी आपने इसको यूज करना है कि कौन कौन से प्री प्रोसेस होने हैं। तो अगर ये नन है तो ये एम्प्टी होगी, और आगे हम देखेंगे अगर नन नहीं है तो जो जो इस लिस्ट में आपने डाले हुए होंगे चीजें वो उसके मुताबिक प्री प्रोसेसिंग होगी। अच्छा, तो अब ये हम कह रहे हैं, अब ये लोड करने वाला फंक्शन है, मेथड है जो लोड करेगा। अच्छा, लोड करने में मेन चीज तो ये चाहिए आपको, इमेज पाथ्स, कि आपके जो आपकी फाइल से चीज आई है वो आपके इमेज पाथ्स हैं कि भाई कहाँ कहाँ आपके इमेज हैं, क्या क्या इमेजेस हैं। तो इमेज के पाथ की इंफॉर्मेशन है, वेयर इज द इमेज। अच्छा, ये वर्बॉस का है, ये डीबगिंग और पैटर्न ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आपने अगर बैच ऑफ 500 के बाद प्रिंट करना है रिजल्ट को तो वो कर लें, या आपको डीबगिंग में इसका इस्तेमाल हो तो ये कर लें। ये इस काम के लिए ये वर्बॉस का, ये आपने भी -1 पर इसको किया है, फिलहाल आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। आगे हम देखेंगे कि हम 500 के बैचेस पर रिजल्ट को लेंगे तो वहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ आपने ये डाटा के लिए एक एम्प्टी लिस्ट बना दी और लेबल्स, ये दो चीज़ें ही आपको चाहिए थी कि आपके इमेजेस का जो डाटा है जो मैंने बताया था डेटाबेस, और एक लेबल्स का जो वेक्टर है जो कॉरस्पॉन्डिंगली मौजूद है। ये यहाँ पे आपने इनिशियलाइज किया लिस्ट ऑफ फीचर्स, उसको फीचर्स कहते हैं जो आपका इमेज का है, और दूसरे लेबल्स। अच्छा, तो अब आप इनपुट के इमेजेस पर लूप कर रहे हैं। ये हमने पहले जिक्र किया था जब हम पाइथन कर रहे थे, ये अब उसका इस्तेमाल आया कि इंडेक्स, जैसे मैं कई दफ़ा कह रहा होता था आपसे कि आप दोनों इंडेक्स को भी एक स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ दो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इंडेक्स आई एंड इमेज पाथ। ये दो अलग अलग भी हो सकते थे, मगर पाइथन अलाउज यू to use two things in the for loop, two things to be used in the okay. अच्छा, तो ये आए और इमेज पाथ, ये दो फॉर लूप के लिए आपने चीज़ें यूज़ कर ली। और यहाँ बताया ये इन्यूमरेट डाटा टाइप में इमेज के पाथ्स, जो आपके तमाम इमेज पाथ्स थे, जो टोटल इमेजेस की चीज़ है, उसको आप स्कैन कर रहे हो और उसका यहाँ इंडेक्स और उसका पाथ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ फॉर लूप में, ठीक। क्योंकि ये ट्यूपल है, उधर भी ये चीज़ें एज ए ट्यूपल मौजूद हैं और उन दोनों को ये ट्यूपल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने इमेज में इमेज वाले पार्ट में आपने cv2 डॉट इमेज रीड फ्रॉम द इमेज पाथ, जो अब आपका एक इमेज आया, ये इमेज पाथ,
उसका इमेज रीड किया इनटू वेरिएबल इमेज, ये आपने किया। और इमेज पाथ में से डॉट स्प्लिट यूज करके, और ये os.path.sep ये CV2 का है, यानी उसमें से ही स्प्लिट करके आपने लेबल लिया। लेबल इज एट लोकेशन -2, यानी राइट साइड पर जो सबसे राइट मोस्ट पोजीशन है वो -1 होती है, तो -2 की लोकेशन पर आपका ये लेबल लोकेटेड है। इमेज और लेबल को आपने ये जो इमेज पाथ्स से इमेजेस मौजूद थे उनसे आपने इनको फिल कर लिया, ये दोनों को। तो अब वो जो इमेज लोडर आपका काम आएगा इसमें। अब ये वो वाला केस है कि सेल्फ डॉट प्री प्रोसेसर इज नॉट नन। अगर नन है तो एम्प्टी आपने कर दिया उस लिस्ट को। अगर इफ इट इज नॉट नन, वो लिस्ट के अंदर चीजें हैं पड़ी हुई कि क्या क्या प्री प्रोसेस करना है, तो फिर वो उन चीजों को बारी बारी प्रोसेस करेगा। फॉर पी इन दिस प्री प्रोसेसर्स, जो प्री प्रोसेसर्स की आप लिस्ट है उसमें से बारी बारी चीजें देखेगा कि कौन कौन सा प्री प्रोसेस के टास्क दिए हुए हैं उनको। तो पी डॉट प्री प्रोसेसर ऑन दैट इमेज, उस इमेज पर ये प्री प्रोसेसिंग इस्तेमाल करेगा इस लिस्ट से जो चॉइस किया है, जो भी प्री प्रोसेस है। जैसे हमारे केस में चॉइस है कि आप उसको क्रॉप कर दो 32x32 के साइज में, तो ये वो वाला यहाँ लिस्ट से ऑप्शन लेगा, वो इस इमेज पे अप्लाई करेगा। और अब ये इमेज आफ्टर क्रॉपिंग टू 32x32 आपका बन गया। अब आप ये इमेज जो आपका डाटा का पीछे आपने बनाया था, डाटा, ये डाटा की जो लिस्ट थी, इसमें अपेंड कर देंगे ये इमेज आफ्टर प्री प्रोसेसिंग, और फिर इसी तरह अपेंड कर देंगे लेबल विद द लेबल्स थिंग। तो अब आपका डाटा और लेबल्स, डाटा में इमेजेस और लेबल्स में लेबल की लिस्ट तैयार हो गई। अब उसके आगे आप वही वर्बॉस के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं और उसको प्रिंट करके देखेंगे जो आपके आउटपुट रिजल्ट में आएगा कि टोटल लेंथ ऑफ इमेज पाथ्स को लेकर, और आप रेगुलर टाइम पर प्रिंट करना चाहेंगे वैल्यू, कीपिंग विद द वर्बॉस सिलेक्शन। अच्छा, ये इसमें अलबत्ता नेम काम ये हो रहा है कि np.array डाटा को लेके और np.array लेबल्स को लेके आप ये रिटर्न कर देंगे ये वैल्यू। ठीक, अरे ऑफ डाटा एंड अरे ऑफ लेबल्स जो आपने बनाई ये रिटर्न कर दो। ये आपका आपके डिटेल हो गई। तो अब आपने लोड कर लिया, ये लोड का फंक्शन था, ये आपने कर लिया, प्री प्रोसेस कर लिया, लोड कर लिया, डाटा इज रेडी। ठीक है, तो अब जो आपका सिंपल क्लासिफायर है वो ये पिक्टोरियली जो मैंने बातें बताई थी दिखाई है, वो यही है कि ये आपका रेफरेंस है, ये सबके मेजर करेगा यूक्लिडियन डिस्टेंसेस, और जो भी मिनिमम पर आएगा उसको पहचान लेगा और कहेगा कि ये चीज़ है। ठीक है, ये ड्रॉ किए हुए आपने, इनकी जो फ्लफीनेस और लाइटनेस के बेस्ड पर इनका ये डाटा है यहाँ पर जो पड़े हुए हैं पिक्सल्स की वैल्यू, और उस वजह से इनकी लोकेशंस ऐसी। देखिए कैट्स वाले जो बिहेवियर हैं डाटा के वो इधर हैं, पांडा के इधर हैं, डॉग के इधर हैं, यानी डॉग के डाटा में पिक्सल वैल्यूज में फ्लफीनेस की वैल्यू है दरमियानी, लेकिन लाइटनेस ऑफ कोट बहुत यानी हार्ड है, ये कोट वाइज इट्स नॉट लाइट। पांडा का और कैट का कोट, उसकी जो स्किन है वो हैवी, वो लाइट है, लाइटनेस वाइज दे हैव द लाइट वन। कैट की फ्लफीनेस ज्यादा है पांडा से। तो इनकी वो जो वैल्यूज हैं पिक्सल्स में उनके मुताबिक ये लोकेट हो रहे हैं। आप देखें ये एक जगह क्लस्टर हो रहे हैं, एक जगह क्लस्टर हो रहे हैं, एक जगह, ये अननोन है, इनसे डिस्टेंसेस फाइंड करेगा और डिसीजंस लेगा। ये वो है जो मैंने आपको भी बताया कि आप ये पूरे वेक्टर पर ये कैलकुलेशन करके आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें हमने वो भी बता दिया, जैसे वो चॉइसेस थे आपके वो डिस्टेंस के, ये हमारा फेवरेट चॉइस है यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला, लेकिन समटाइम्स यू टेक दिस इज L2, L1 को भी आप ले सकते हैं,
उसको मैनहट्टन डिस्टेंस कहते हैं, यानी जिसमें आप x और y की वैल्यू के बेस पर किसी के करीब और दूर होने का देखते हैं, इसको मैनहट्टन डिस्टेंस कहते हैं। ये भी यूज हो सकता था या हो सकता है, वी हैव चोजन दिस वन। ये k इक्वल टू 1 के साथ पिक्टोरियली वो बात बताई गई कि रेफरेंस, इसने सारों के साथ कंपेयर किया और इसने देखा स्मॉलेस्ट वैल्यू विद डॉग आई है, तो इसने आंसर डॉग दे दिया। दूसरे केस में k इक्वल टू 3 में इसने स्मॉलेस्ट वैल्यूज 3 आई हैं, 1 2 3, और इसमें से 2 जो थी वो कैट की हैं और 1 जो है वो पांडा की है। तो ये इसने डिसाइड किया वोट वाइज, मेजॉरिटी इज ऑफ कैट्स, जिससे करीब है, तो ये कैट इसने सही रिकॉग्नाइज कर लिया। अच्छा, ये हाइपर पैरामीटर्स यही होते हैं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के। अभी तो हमने ऐसे ही ये एक 1 और 3 किया, तो आप इसको कुछ वैल्यू ऑफ के का सिलेक्शन करना। अगर आप बहुत थोड़ा वैल्यू करेंगे तो एक डाटा गलत हो नॉइज की वजह से, तो आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। अगर आप बहुत बड़ा करेंगे तो इन एडिशन टू इंक्रीजिंग टाइम आपकी ओवर स्मूथिंग हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजन। ठीक है, तो ये एक हाल है। दूसरा पैरामीटर डिस्टेंस मीट्रिक कौन सी ली जाए, जैसे हमने अभी तय की है यूक्लिडियन स्क्वायर वाली, और मगर मैंने कहा था कि मैनहट्टन वाली भी अवेलेबल है, वो चूज की। तो ये वाले जो सिलेक्शंस हैं कि डिस्टेंस मीट्रिक्स कौन सी ले लें, के की वैल्यू क्या अच्छी रहेगी, ये आपके हाइपर पैरामीटर्स हैं जो आप जिन पर काम करते हो और फिर इसको फाइनलाइज करके इम्प्रूव करते हो। पहले वर्किंग तो हो जाएगी, 1 से भी हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी, मगर आप यू चूज ए गुड वन। इसी तरह डिस्टेंस मीट्रिक स्क्वायर वाले से भी हो सकती है, सिंगल वाले से भी, मगर उस एप्लीकेशन के लिए कौन सा सूट करता है वो आप ट्राई करके और उसका डाटा कलेक्ट करके चूज करोगे हाइपर पैरामीटर्स। अब ये हमने क्योंकि ये डाटा कर लिया था, यही उसके 4 पैरामीटर्स आपके हैं। एग्जाम्पल में हमने ये 4 चीजें करनी है। गैदरिंग ऑफ अवर डाटा सेट, जो एक मैंने अभी सिखा दिया, स्प्लिटिंग ऑफ डाटा सेट जो हमने 75-25, ट्रेनिंग द क्लासिफायर एंड देन एवेल्युएटिंग टेस्टिंग इट। ये 4 काम हमारे कोड में हम करेंगे। उसके लिए ये सेट ऑफ लाइब्रेरीज हैं जो आप इस्तेमाल करोगे अपने इस कोड में। ये आप इस लाइब्रेरी से के नेबर क्लासिफायर, ये क्लासिफायर बिल्ट है जो आपको इस लाइब्रेरी में मिल जाएगा sklearn.neighbors के उसमें। ये क्लासिफायर जो अभी आपने यूज़ करना है ये आपको रेडीली मिलेगा है। अच्छा, इसी तरह प्री प्रोसेसिंग के लिए ये लेबल एनकोडर के तौर पे आप प्री प्रोसेसिंग का इसमें डालोगे यूज़ करने के लिए। अच्छा, और ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट का इंपोर्ट करोगे, ट्रेन और टेस्ट की जो स्प्लिटिंग करनी है वो आप इससे करोगे। ठीक है, मीट्रिक्स जो आपको तय करेगी गुडनेस को कि भाई किस बेस पे वो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इसमें लाएगा। इसी तरह सिंपल प्री प्रोसेसर, सिंपल डाटा सेट लोडर जो आपने अभी बनाए थे, ये आपको इसमें इस जगह भी मौजूद है और ये आपने भी बनाए हैं। जी ओके जी शैलिजा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर मुझे आपसे प्रोजेक्ट जो लैब प्रोजेक्ट्स मिले उससे रिलेटेड बात करनी थी सर। जी जी सर अभी तो ओके लेट्स अभी हम लैब हमारी शुरू होने वाली है। लेट्स डिस्कस दैट लैब प्रोजेक्ट्स के बारे में। आफ्टर 15 मिनट्स हम लैब करेंगे, उसमें तफसील से प्रोजेक्ट्स की डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ इसको कंक्लूड कर देते हैं, अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं। जी सर आपकी आवाज कट रही है। जी जी मैंने कहा अभी 15 मिनट बाद हमारी एक्चुअल लैब शुरू होगी, उसमें हम तमाम लैब्स की डिस्कशन करते हैं। इसको अभी हम यहाँ लेक्चर को खत्म करते हैं कंक्लूड करके और फिर डिस्कशन शुरू कर देते हैं लैब्स की आफ्टर 15 मिनट्स। सर मेरी लेक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही बात करनी जी जी प्रोजेक्ट की बात ही करेंगे। वो ये है सर के जो सिंपल प्री प्रोसेसर है लाइब्रेरी है, ये आया ये जीपीयू पे काम करेगी या इसके लिए सीपीयू भी काम कर लेगा? मतलब हमारे सीपीयू पे ये कर सकता है या फिर जीपीयू इसके लिए रिक्वायर्ड है? ओके इसके प्रोजेक्ट ओके बिल्कुल, ये आपके सीपीयू पे ये जो अभी प्रॉब्लम और उनका साइज और उनकी नेचर और उसके लाइब्रेरीज ये हम
प्योरली अभी सीपीयू लेवल की आपको बता रहे हैं। ऑफ कोर्स ठीक जब है। हम बिगर डेटाबेसिस पे जाएंगे तो फिर सीपीयू की स्पीड और वो उसको मैच नहीं कर सकेगी और फिर हम जीपीयू को भी यूज करेंगे उस स्टेज पे। ठीक है, अभी मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम अभी लैब्स के एक नॉर्मल गुड कंप्यूटर जो हमारा इवन ये रास्पबेरी पाई 4 भी और आपका लैपटॉप भी और उस पर आप यूज करेंगे। ये सारी लाइब्रेरीज और ये चीजें अभी बड़े लो एंड के काम है और ये बड़े कन्वीनियंटली सीपीयू पे चलेंगे, वेरी फास्ट, मतलब यू डोंट हैव टू वेट। मशीन लर्निंग में जब आप हम अभी अगला प्रोजेक्ट बताएंगे वेट्स के एडजस्ट करने वाला, और अगर वो जो बड़े डाटा पे चलता है इमेजनेट वगैरह के प्रॉब्लम, तो वो तो मस्ट है कि वो जीपीयू पे आप चलाएंगे। अभी ये सारे आपके सीपीयू पे चलेंगे। ओके जी ऑलराइट सर। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। सर अभी तो मेरी लाइट नहीं आई, मैं मोबाइल पे हूँ, तो लैब 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर मैं किस तरह से करूँगा? लाइट है ही नहीं इधर, सुबह ही गई है 10 बजे। चलिए सर लाइट मेरी भी इधर मतलब तंग कर रही है। मेरे लैपटॉप का चार्ज भी इतना नहीं है। मैं इस वजह से आपसे भी बात करना चाहती लैब प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जी अच्छा ओके ओके। सर आपकी आवाज भी बहुत कट रही है। चलिए आपके पीछे बहुत बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, तरह उनको चुप करवा दें। अच्छा ऐसा है कि हमने इन मामलात को तो किसी टाइम में डिस्कस करके और सॉल्व कर लिया है। अच्छा चलो हम अब लैब्स की डिस्कशन शुरू कर लेते हैं, यहाँ हम कंक्लूड करते हैं। ये मैंने तमाम पोर्शंस जो आपको बताए और इसको किए, यहाँ वो लिस्टेड लाइब्रेरीज हैं और आगे इसका कोड है जो आपको मैं दे दूंगा। आपका पहला जो लैब होगी इसकी वो यही होगी कि इस एग्जाम्पल को आप इन लाइब्रेरीज को और एग्जाम्पल को इस गिवन कोड पर आप रन करें और देखें कि यार देखो, यानी अब इसके ये कोड दिए हुए हैं और इसका फिर ये रिजल्ट दे दिया कि देखें इसने ये प्री प्रोसेस के बाद ये आउटपुट दिया और ये देखें इसके सिर्फ एक चीज हम इसमें देख रहे हैं, ये प्रिसीजन। बाकी चीजें अभी हम नहीं देख रहे, यानी हाउ व्हाट परसेंटेज टाइम इट डिटेक्टेड कैट्स, डॉग्स एंड पैंडास, यानी आपका ये जो सिस्टम था हाउ गुड वाज इट फॉर ईच क्लास। यहाँ पर इट्स पुअर 40%, यहाँ पर 36%, पांडा में इट इज 80%। ठीक है, और ये एवरेज ऑफ ओवरऑल थिंग है। ठीक है, तो ये सर हमें पांडा भी इंपोर्ट करवाना पड़ेगा जी, मतलब कि इसका एक लाइब्रेरी है ना इसके में। नहीं वो वाली पांडा नहीं, ये इमेज की पांडा की बात कर रहे हैं सर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ नहीं ये एनिमल लाइब्रेरी है जिसमें कैट्स, डॉग्स और अभी पिक्चर्स भी आपको दिखाई थी, इट्स दैट। ओके जी जी। हमें यहाँ लग रहा है कि हमारा ये वाला KNN it worked well for panda case and not for cats and dogs. That's not a very good performance. ठीक है, तो ये हमारा इसका एनालिसिस है। इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक थिंग जिसका ये सारा हर पार्ट का जो अभी मैंने आपको सारे पार्ट डिस्कस किए हैं उनके ये कोड में चीजें दी हुई हैं। तो अब आप नेक्स्ट लैब आप ये प्रिपेयर करें और अपने पास भी करें। नेक्स्ट लैब में आप डेमो करेंगे नेक्स्ट वीक। इस वीक की दोनों लैब्स IoT की होंगी। नेक्स्ट लैब की जो पहली और दूसरी लैब है दोनों लैब्स DL की होंगी। तो पहली लैब में आपने इसको देना है मंडे तक। आप वो डिज़ाइन पार्ट तो खैर ये दे ही दिया है मैंने आपके पास, लेकिन अब आप इस पे शुरू कर सकते हैं और मंडे वगैरह तक आप अपनी कोड सबमिशन आफ्टर ट्राइंग दीज थिंग्स कर सकते हैं, जिसकी हम एवेल्युएशन फिर वेंसडे और को करेंगे और इसी तरह जो दूसरा मैं आपको कल पढ़ाऊंगा उसकी थर्सडे को करेंगे। तो नेक्स्ट वीक वेंसडे और थर्सडे हमारी DL के ये होंगे। पहले मैं आपकी पूरी एग्जांपल एज गिवन अपने आप को फैमिलियराइज करके रन करके और आप सबमिट कर दोगे और फिर उसी को हम एवेल्युएट कर देंगे। ठीक है, ओके सही है सर। अब अच्छा सर ये काइंडली आज वीडियो और ये स्लाइड्स अपलोड कर दीजिएगा। जी ओके, वो कर देते हैं, हम तकरीबन सारी कर रहे हैं। आपके होंगी क्लासरूम पे स्लाइड्स और वीडियोस। और ये वाला प्रॉब्लम जो अब हम लैब का डिस्कस कर रहे थे आप लोग, वी कैन स्टार्ट दैट डिस्कशन कि हमने इसका हल ही ये रखा है कि अब ऑनलाइन केस में समटाइम्स वी हैव दीज प्रॉब्लम्स, कभी पावर फेल हो गई है वो, तो उसका लास्ट रिजॉर्ट ये है कि यही स्लाइड्स और ये अपलोडेड वीडियो। इनफैक्ट
ये तो हमने रखा था इमरजेंसी के लिए, लेकिन समटाइम्स यू कैन यूज इट फॉर योर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए भी, जो कि मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि लाइव क्लास में आप अपने सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। कि आप एक लैब में आए नहीं थे और वो बड़ी इंपॉर्टेंट लैब थी, वो लैब ऐसी थी कि उसने अब चलते रहना है आपके, अब आगे तीनों लैब्स उसी पर हैं, उस यानी रिजल्ट कम से कम आपने वही डिस्प्ले पे दिखाने हैं, ठीक है। अगली जो 2 लैब्स आपको मिली हैं वेब की। इसी सर रिजल्ट से रिलेटेड मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। अच्छा, पहले मैं फिक्रा पूरा कर लूं फिर आपका क्वेश्चन। तो मैंने 3-4 घंटे की जस्ट विद वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु वाज टेकिंग पार्ट, वो वीडियो आपको रिकॉर्ड करके एक एक स्टेप के यार कैसे आपने डिस्प्ले को बनाना है और करना है, वो आपके अपलोड कर दी। हालांकि आप लोगों को लाइव लैब थी, वो स्केड्यूल लैब थी, उसमें उसे सीखना चाहिए था, जस्ट दिस लाइक दिस स्टूडेंट जिसने ये एफर्ट की। और वो अब उससे फायदा ये है कि वो रिकॉर्डेड मौजूद है। जो लोगों ने मिस कर दी थी उनको कहा था हमने कि यार पूरी को एक दफ़ा टाइम कोई निकालो और उसको एक दफ़ा देख लो और समझ लो, और आप अपने डिस्प्ले के प्रोजेक्ट को ठीक कर लो, ताकि अगले दोनों प्रोजेक्ट जो एक मैंने इस पर दिया है कि यू गेट द डाटा फ्रॉम ए वेबसाइट एंड डिस्प्ले, और दूसरा कि यू मेक योर सर्वर एंड गेट द डाटा एंड डिस्प्ले, ये दोनों में सेम डिस्प्ले अप्रोच इख्तियार होगी, सिवाय इसके कि आपका नॉर्मल डिस्प्ले जो पहले 7 सेगमेंट था उसकी जगह अल्फा न्यूमेरिक लाइंस भी यूज हो जाएंगी। तो आपको वो डिस्प्ले वाला प्रोजेक्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब इन 2 लैब्स में हम आपका पहले वेब का पोर्शन देखेंगे कि क्या आपने वेब वाला पार्ट कर लिया, और फिर पार्ट बी में उसको देखेंगे कैन यू डिस्प्ले इट करेक्टली, और ये दोनों लैब्स में होगा। अब आप सवाल पूछिए जी, आप कुछ कह रहे थे। जी सर, सर ये जो आप डिस्प्ले का बोल रहे हैं ना सर, जी जी, डिस्प्ले में सर अब हमारे पास इश्यूज समटाइम्स ये आते हैं कि सर आप देखें आईओटी का भी एक वो है लाइब्रेरी है, ठीक है सर, पाइथन में, कि हम जब भी एपीआई से रिक्वेस्ट लेते हैं, रिक्वेस्ट में क्या है कि वो वहाँ पे कुछ पिप्स इंस्टॉल होती हैं, कुछ नहीं हो रही, जहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, अब वो एरर्स रिमूव होंगे तभी जाके कोड के ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब हमें ये चीज़ पता ही नहीं लग रही कि हमारा कोड सही काम हो रहा है नहीं हो रहा। सर आई वुड लाइक टू इंटरप्ट बिकॉज मैं उसी की बात करने वाला हूँ, क्योंकि रात को भी हम फवाद के साथ लगे हुए थे उसका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए। हमारे किसी लड़के का भी ये इशू नहीं आया, लेकिन एक लाइब्रेरी है HTTP रिक्वेस्ट के लिए, इंपोर्ट रिक्वेस्ट के नाम से, तो उससे जब पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट के नाम से मतलब हम लोग कमांड रन करते हैं, हमारा हो गया, फजल का हो गया, शाहिद का हो गया, बाकी सारे स्टूडेंट्स का हो गया, सिर्फ फवाद का एक ऐसा इशू आ रहा था जो कि जिसका सोल्यूशन हमें ना इंटरनेट पे अवेलेबल था ना ही कहीं और। अब हमें नहीं पता उसका रियल रीजन क्या से था। भी कांटेक्ट किया, इस पे मैंने सर हसीब से भी कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि ये इशू तो नहीं आ रहा, पर मैंने उनको कहा कि एटलीस्ट मुझे इसका कोई सोल्यूशन फाइंड करा दें कि मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ। अब प्रॉब्लम सॉल्व होगी तभी जाके कोड के ऊपर बंदा इम्प्लीमेंटेशन कर लेता है। अब ना हमारा तो रास्पबेरी वर्क पाई कर रहा साथ पड़ा हुआ है, है, इस बेचारे का काम कर रहा। तब इसी चीज पे कुछ प्रॉब्लम्स निकल आती हैं कि जिसकी वजह से बंदा पीछे रह जाता है। अब हर वक्त तो टीचर तो सामने अवेलेबल नहीं होता, वो तो स्पेसिफिक टाइम होता है कि बंदा क्लास होती है तो बंदा ये चीज डिस्कस कर लेता है। तो अब बंदे ने इसके ऊपर या रिसर्च करनी हो या कुछ एक नई कोई चीज सीखनी हो, तो वो उधर ही बंदा फुल स्टॉप लग जाता है कि इससे आगे बंदा जा नहीं सकता तब तक जब तक ये मसला सॉल्व ना हो जाए। तो माशाल्लाह से आपने स्पीड भी अच्छी खासी लगाई हुई है, तो उस चीज को कवर करने के लिए बंदा जो है उसके हिसाब से नई नई चीजें करता है तो बंदे को पता लग जाता है। तो वो ये बड़ी मुश्किल है, तो काइंडली थोड़ा सा ना वो कर लें कि हमारे लिए भी इजी हो जाए। और सर आप एक ये कि प्रोजेक्ट्स आप दे रहे हैं, तो प्रोजेक्ट्स में क्या है कि आप हमें मतलब कि एक नया प्रोजेक्ट आ गया है, प्रोजेक्ट 8, तो जिसमें 1 डे का गैप आ गया है। हालांकि अभी हमारा प्रोजेक्ट नंबर 7 भी टोटली प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि पेपर भी था, पेपर की प्रिपरेशन भी हो रही थी, तो साथ में ये भी था, तो उसमें हमें डिफ़िकल्टी भी हुई है क्योंकि एक नई चीज़ थी, सर्वर के थ्रू हमने एक API लेनी थी, वैल्यूज़ उठानी थी, हमें आइडिया नहीं था। तो वो जब थोड़ा थोड़ा कर करा के किसी हद तक पहुंच गए हैं। बट उसमें यह है कि जब भी आप प्रोजेक्ट हैं तो एटलीस्ट हमें एक दफ़ा ना उसका एक कहते हैं वो आइडिया दे दिया करें, ठीक है, जिस तरह आप लास्ट टाइम हमें क्यूडा में समझाते थे, उसी तरह के एक आइडिया हमें एक गाइडेंस मिल जाए ना कि आपने इस तरह से स्टेप्स ये हैं आपके, आपने ये स्टेप प्रोजेक्ट इस तरह से बनाना है,
वो बाकी हम उसके हिसाब से फिर अपना जो भी होगा तो वो हम आइडिया हो जाएगा कि यार प्रोजेक्ट इस तरह से करना है, ये बनाना है और ये तरीकाकार है, तो हमारे लिए भी इजी हो जाएगा, हम आपको प्रेजेंट भी अच्छी तरह से कर पाएंगे और प्रोजेक्ट भी अच्छा हो जाएगा और हमारे पास टाइम ड्यूरेशन भी इसमें सेव हो जाएगी। अब प्रोजेक्ट्स आ जाती हैं बट उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि चीज़ें हमें प्रॉपर नहीं पता। लास्ट टाइम 7 सेगमेंट का था, किसी को भी नहीं आइडिया था कि 7 सेगमेंट क्या है, कुछ 14 सेगमेंट पे गेम है, कुछ 7 पे गेम है, वो कंफ्यूजन बन रही थी। और था एलईडी, पर एलईडी को क्या 7 को एक साथ इकट्ठा करके एक 7 सेगमेंट बना दिया था, बट ये कंफ्यूजन्स बन जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, किसी को डीएलडी जो है थोड़ा सा भूला होगा तो वो उसमें ये होता है कि थोड़ा सा पॉलिशिंग की ज़रूरत होगी, कुछ कुछ चीज़ों को बंदा पॉलिश कर ले तो वो बंदे को वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी। रिकॉल होते साथ क्या है कि बंदा वो कहेगा कि हाँ ये चीज़ है, इस तरह से करनी है, तो वो फिर बंदा उसके हिसाब से फिर अपना प्रोग्राम हो जाए या फिर डिज़ाइन पार्ट हो जाए जो भी होता है, तो वो उसके हिसाब से बंदा बना लेता है। हमें थोड़ी इश्यूज आ रही थी, तो बस ये है कि थोड़ा सा इसके साथ हमारे साथ कोऑपरेट कर लें प्रोजेक्ट्स में। आपके बड़े अच्छा और इम्पोर्टेंट वो है, आई सी द लेस पीपल देयर और इट इज वेरी रेलेवेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, इट हैज टू बी टॉक्ड एंड एड्रेस्ड बिटवीन अस टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो लेट मी सी कि शायद अभी क्योंकि लैब टाइम नहीं है, आपका ये क्वेश्चन नोटेड, वी विल स्टार्ट अवर लैब, शायद इसलिए लोग अभी चले गए हैं कि लैब टाइम नहीं है। अभी हमारा जो शुरू होती है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अच्छा, आप मुझे रिमाइंड कराइए, मे बी आफ्टर 10 minutes we start the lab so that everybody is there. It's a very important and relevant question. I would like everybody listens to the answer to benefit from this question. ठीक है जी सर, we will start the lab maybe after 10 minutes, इसलिए शायद क्योंकि it is relevant to all, तो जब तक सब लोग नहीं होंगे, हाँ, और ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा रेलेवेंट है, तो हम लैब स्टार्ट करते हैं आफ्टर 10 minutes। हसीब जी सर, व्हाई नॉट, श्योर। और फिर मैं इस क्वेश्चन के आंसर से शुरू करूंगा। हसीब ठीक है? हसीब किधर है? जी ठीक है, ओके, ऑल राइट, सो वी विल स्टार्ट विद दैट। लेट्स स्टार्ट द लैब आफ्टर 10 minutes, ओके, विद द हसीब, एंड आई विल जॉइन सर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर।